हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जहां होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ये मेरा जो लेक्चर है, इसे बनाने का मेरा जो उद्देश्य है वो आपके शिक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे, इसके साथ साथ क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्स है, इसकी अपनी एक प्रतिष्ठित वैल्यू है, इसके बारे में जानना स्टूडेंट के साथ साथ, छात्रों के साथ साथ हमारे जो किसान हैं और जो हमारे समाज के लोग हैं उनको भी बहुत ज़रूरी है। तो इस लेक्चर या वीडियो के माध्यम से छात्र के साथ साथ हमारे जो किसान भाई हैं, इसके अलावा समाज के अन्य लोग को भी बहुत अच्छी सीख मिलेगी। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा। अगर हो सके तो एक सामाजिक प्राणी होने की वजह से वीडियो को शेयर करिएगा अपने समूहों में, ग्रुपों में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। ये जो वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ है, इसमें यह है कि बहुत सारी समस्याएं आती हैं, किसानों को भी बहुत सारे क्वेश्चन छात्रों से पूछे भी जाते हैं। उन सबको ध्यान में रखते हुए हम दोनों पहलुओं को रखते हुए सामने बात रखेंगे आपके, और वीडियो आपको अगर अंत तक देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसा कि आपको मालूम है, ये जो विश्व मृदा दिवस है, इसे क्यों मनाया जा रहा है या फिर कोई दिवस क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे बहुत बड़ा तथ्य होता है। अब देखिए, हमारी ऐसी दयनीय दशा है, हम लोगों का ऐसा सोच है कि हम लोगों को जागरूकता, अपने नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए जागरूकता पैदा करनी पड़ रही है। और दिवस के रूप में हम लोगों को अगर ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, पृथ्वी है, वायु है, जल है, बिना कहे भी इनका कंजर्वेशन, संरक्षण करना चाहिए। ये हमारा धर्म है। अब इसी से अवेयरनेस होने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष, एक तो क्वेश्चन आप लोगों को जो हमारे छात्र हैं वो ध्यान रखेंगे, प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसी कड़ी में हम आप लोगों के सामने आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जैसा कि आप लोगों को थंबनेल के माध्यम से दिख ही रहा है, सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमारी पृथ्वी है, धरती है, सबको इसके लिए, इसके बचाव के लिए सबको आगे आना है। एक हमने आपको कोटेशन के माध्यम से यहाँ पे दिया है, सबको आगे आना है, धरती को बचाना है। अगर हमारी पृथ्वी है, मृदा है, तो हमारा कल है, हमारी आने वाली जनरेशन है। हम लोगों को एक खेती करते समय एक टिकाऊ खेती करने का इस समय जरूरत है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, ये अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है, एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2022 का जो हम लोग वर्ल्ड सॉइल डे मना रहे हैं 2022 का, इसका जो थीम है, ये क्या है, विषय क्या है, तो ये आप याद रखिएगा। थीम इसका बहुत इंपॉर्टेंट थीम दिया गया है, जो कि आपके सामने दिख रहा है, सॉइल वेयर फूड बिगिन। मतलब कहने का मतलब, जो हमारा खाद्य मटेरियल है, फूड है, वो मृदा से ही प्रारंभ होता है, मृदा से ही प्राप्त होता है। यहाँ पे आप लोग देख भी रहे होंगे। तो ये हमारा 2022 का जो थीम है, सॉइल वेयर फूड बिगिन्स, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद देखिए, इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है कि वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस, इज एन इंटरनेशनल इवेंट्स। यह एक इंटरनेशनल इवेंट्स है, सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 5 दिसंबर टू क्रिएट अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, एंड एडवोकेट द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ सॉइल रिसोर्सेस फॉर ह्यूमन वेलबींग, फूड सिक्योरिटी एंड इकोसिस्टम। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, कैसे सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना है हमें। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम अपनी मृदा का
सस्टेनेबल मैनेजमेंट कैसे करें, टिकाऊ प्रबंध कैसे करें कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी मिट्टी बची रहे। आपको मालूम है 1 इंच मृदा बनने के लिए लगभग 1000 वर्ष लग जाते हैं। 1000 वर्ष में मिट्टी का निर्माण होता है 1 इंच, लेकिन उसका इरोजन जो है 2 सेकंड में हो जाता है। तो ये अवेयरनेस फैलाना है हम लोगों को कि मिट्टी का कम से कम क्षरण हो। आगे हम लोग बात किए हैं इंट्रोडक्शन के रूप में, यहाँ पे हम आपको एक इमेज के माध्यम से दिखाने का प्रयास किए हैं कि हम इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट या सस्टेनेबल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। आगे देखिए, सॉइल इकोसिस्टम की बात ही चल रही थी कि सॉइल इकोसिस्टम में हम देखते क्या है। जैसे हम लोगों का एक अपना इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम में विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम के तंत्र आते हैं, वैसे सॉइल का भी अपना इकोसिस्टम होता है। एक तो आप लोग देखिए, सॉइल के इकोसिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है न्यूट्रिएंट साइकिल, ये बहुत जरूरी है। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग नहीं होगी तो जो हमारे न्यूट्रिएंट सॉइल में है कुछ जो है टोटल न्यूट्रिएंट है वो अवेलेबल फॉर्म में नहीं आएंगे। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये भी एक प्रकार का, एक्चुअली हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का तो जो संबंध है वो सॉइल इकोसिस्टम के साथ साथ एटमॉस्फेरिक इकोसिस्टम से भी है। फिजिकल स्टेबिलिटी एंड सपोर्टिंग, सॉइल की फिजिकल स्टेबिलिटी क्या है ये बहुत मायने रखती है। फिजिकल स्टेबिलिटी का मतलब है सॉइल में टेक्सचर कैसा है, सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा है, सॉइल का रंग कैसा है, ये सब सारी चीज़ें हैं। ये सब हमको मेंटेन करके रखना है। हमको इस तरह से खेती करनी है कि सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिटेरियोरेट ना हो, खराब ना हो, और हम खेती भी कर लें। फिल्ट्रेशन एंड बफरिंग, बफरिंग कैपेसिटी आप लोग जानते होंगे। बफरिंग कैपेसिटी मीन्स होता है कि सॉइल की वह कैपेसिटी जो कि मतलब कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू चेंज पीएच इज नोन एज सॉइल बफरिंग कैपेसिटी। पीएच से उसका संबंध होता है। फिल्ट्रेशन, आप लोग आज के ज़माने में देखिए बहुत जागता उदाहरण ये है कि हम सभी लोग जो है फिल्टर्ड वाटर पीते हैं। अब हमारी सॉइल इतना पोल्यूटेड हो गई है कि सॉइल फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है। सॉइल फिल्ट्रेशन तभी करेगा, वाटर का तभी कर पाएगी जब सॉइल की जो फिजिकल कंडीशन है वो अच्छी होगी। क्योंकि फिजिकल कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से पानी का फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है और दूषित हम लोगों को पानी निकाल के अलग से पानी को फिल्टर करके फिर पीना पड़ रहा है। ऐसे पहले नहीं होता था, पहले कुओं के पानी पिए जाते थे। तो ये भी एक इकोसिस्टम में ही परिवर्तन हो जा रहा है। बायो रिमेडिएशन, बायो में भी जो सॉइल के जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, आगे इस पे हम बात करेंगे। कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन और हैबिटेट डाइवर्सिटी, इन सब चीज़ों पे हम आगे बात करेंगे। तो ये सॉइल का इकोसिस्टम होता है जो कि हमको बिल्कुल मेंटेन करके चलना चाहिए। किसी में अगर दिक्कत आती है, जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर एक अपना इकोसिस्टम है। अगर हाथ नहीं काम करेगा तो हम सुचारू रूप से काम नहीं कर पाएंगे, पैर नहीं काम करेगा तो सुचारू जितना हमको काम करना चाहिए नॉर्मल दशा में नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से है। यहाँ पे देखिए हेल्दी सॉइल सपोर्ट इकोसिस्टम कैसे फंक्शन करता है। वाटर स्टोरेज प्लस फिल्ट्रेशन, सॉइल में वाटर स्टोरेज तभी सही होगा जब सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर होंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक 1 ग्राम ऑर्गेनिक मैटर 4 ml वाटर को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। कार्बन कैप्चर्ड एंड स्टोरेज, देखिए कार्बन से ही हम लोग कार्बनिक पदार्थ निकालते हैं। सबसे पहले हम सॉइल का कार्बन ही निकालते हैं, उस कार्बन के आधार पर वेलामिन फैक्टर होता है, उससे मल्टीप्लाई करके ऑर्गेनिक मैटर निकालते हैं। उसके बाद है बायोलॉजिकल फंक्शन प्लस डाइवर्सिटी, सॉइल में जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं ये, और उसके अलावा है प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी। अगर ये सब काम प्रॉपर वे में करेंगे तो हमारी सॉइल जो मृदा होगी वो सुचारू रूप से प्रोडक्टिविटी। इस स्लाइड का मेन मकसद ये है कि जो सॉइल इकोसिस्टम है वो हमें बना के रखना है, चाहे हमारे किसान भाई हों या जो हमारे छात्र हैं उन लोगों को, किसानों को बताना भी है कि हम सॉइल का इकोसिस्टम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, सॉइल के इकोसिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो सॉइल के इकोसिस्टम में ये चीज़ें तो चलो ठीक है, इकोसिस्टम मेन रूप से 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। सॉइल की फिजिकल कंडीशन कैसी है, सॉइल की केमिकल कंडीशन कैसी है, और सॉइल की बायोलॉजिकल कंडीशन कैसी है। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल
ये तीनों अगर अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं तो नो डाउट हमारी जो मृदा होगी वो बिल्कुल प्रोडक्टिव होगी। तो ये इकोसिस्टम है सॉइल का, जो कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा कि जो सॉइल अवेयरनेस सॉइल डे हम इसलिए मनाते हैं कि अवेयरनेस फैलाया जाए कि सॉइल का जो इकोसिस्टम है उसको मेंटेन किया जाए, इसलिए हम सॉइल डे मनाते हैं। उसके बाद आगे हम लोग अगर बात करते हैं, ये देखिए हमने आपको एक कोटेशन दिया है, मिट्टी जीवन है ना, मिट्टी ही जीवन है। अगर देखा जाए तो मिट्टी जीवन है, इसे बचाना हमारा सपना है। ठीक है, सपना नहीं है, अब इसको बिल्कुल स्वीकार करना है कि जो भी हमारा लेक्चर देख रहे हैं, जो भी चाहे छात्र हो चाहे किसान हो, उनका मेन चीज़ है खेती करते समय। आजकल किसानों को केवल उत्पादन से मतलब होता है। जो भी हमारे किसान भाई हैं वो कहते हैं हमारी मिट्टी उत्पादन नहीं दे रही, हमारी फसल से उत्पादन घटता जा रहा है। वो उसका इकोसिस्टम थोड़ा सा उसका मेंटेन करें, और इकोसिस्टम मेंटेन करने के लिए हम आपको कई तरीके भी बताएंगे। आपको जो हमारे संस्था का नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल करके कोई भी सॉइल के इकोसिस्टम से संबंधित या सॉइल से संबंधित कोई भी जानकारी है वो आप आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका कोटेशन हमने दिया था। अगला देखिए, बात यह है कि आगे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में एक टर्म और पढ़ा था, ह्यूमन वेलबींग। ये आपको समझना है, ये पीडीएफ हम आपके ग्रुप में डाल देंगे, यहाँ से आपको सारी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही होगी। ह्यूमन वेलबींग में जो हमारा सॉइल है, वो सॉइल का ह्यूमन से क्या संबंध है, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एक तो सबसे पहला है कि सॉइल ह्यूमन किस तरह से मृदा में काम करता है, तो उसके आधार पर है कि सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, मीन्स ह्यूमन को ये चाहिए कि सॉइल का जो ऑर्गेनिक कार्बन है, मीन्स ऑर्गेनिक मैटर प्रचुर मात्रा में हो। ऑर्गेनिक मैटर न होने के कारण हमारी आज की जो मृदा की दशा है वो एकदम कंकाल की तरह बनी हुई है। मांसपेशियां, ऑर्गेनिक मैटर को आप मांसपेशी समझ सकते हैं, मांसपेशियां है ही नहीं, ऑर्गेनिक मैटर नहीं, बिल्कुल कंकाल। अब आप सोचिए कंकाल कैसे काम करता है, कंकाल नहीं काम कर पाएगा। अगला है सैंड, सिल्ट, क्ले फ्रेगमेंट्स जो है इनको मेंटेन करके रखना है। डेप्थ ऑफ बेड रॉक, एक्चुअली क्या है कि हम कभी कभी क्या करते हैं कि एक ही गहराई पर जुताई करते रहते हैं, जिसके कारण एक हार्ड पैन बन जाता है, या कभी कभी मिट्टी जो हमारा सॉइल है उसके नीचे चट्टानों का परत होता है, उसको भी हमको हटाना है। दूसरा, बल्क डेंसिटी को मेंटेन करना है, अवेलेबल वाटर कैपेसिटी को मेंटेन करना है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो हमारे छात्र हैं वो जानते होंगे, सॉइल पोरोसिटी, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, इन्फिल्ट्रेशन, सॉइल बायोटा, सॉइल स्ट्रक्चर एंड एग्रीगेशन, सॉइल टेम्परेचर, क्ले मिनरल्स एंड सब सॉइल पैन्स। सब सॉइल पैन का मतलब है जब हम एक ही गहराई पर बार बार जुताई करेंगे तो हार्ड पैन बन जाता है। कुल मिला के जो पढ़े लिखे छात्र हैं वो समझ रहे होंगे कि इन सब चीज़ों को, इन जितनी भी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, इन सब चीज़ों को फार्मर को मेंटेन करना चाहिए, या कोई भी खेती करने वाले हैं उनको मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर इनमें परिवर्तन होगा तो हमारी जो सॉइल है वो वेलबींग नहीं होगी। क्योंकि ये जो आपको जो हमारा थीम है ये आपको बता रहा है कि मिट्टी से ही हमको फूड मिलता है, और अगर मिट्टी नहीं रहेगी तो हमको फूड मटेरियल नहीं मिलना है। तो इसलिए ह्यूमन वेलबींग, आदमी की, मनुष्य की ये अपनी उनका कर्तव्य है कि ये सारी चीज़ें मृदा में बना के रखें। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने बात किया कि हम अब इंट्रोडक्शन के रूप में कि हम सॉइल डे क्यों मनाते हैं। सॉइल डे मनाने का जो मूल मकसद है कि मृदा को खराब होने से बचाना, और जो मिट्टी का इकोसिस्टम है उसको मेंटेन रख के खेती करना। और जो हमने आपको बताया ये हिस्ट्री में देखिए, ये हमारा जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर लिखा गया है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस, 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस इन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया था, प्रपोजल दिया था फॉर ग्लोबल डे रेज अवेयरनेस ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन इफेक्ट एंड प्रिवेंशन। तो उन्होंने जो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसके लिए जो सॉइल डे मनाया जा रहा है इसका प्रपोजल सबसे पहले किसने दिया था, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस, जिसका पुराना नाम इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस था, बाद में इसका नाम चेंज करके इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस कर दिया गया। इन्होंने प्रपोजल इंटरनेशनल
इन्होंने प्रपोजल जो दिया था वो यूएन को दिया था, और यूएन की एक संस्था है एएफओ, उसके द्वारा ये वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ये सबसे बड़ी चीज है कि हमने मृदा दिवस को 5 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं। भाई हमारे पास तो 365 दिन है, उन 365 दिन में 5 दिसंबर को क्यों हमने चुना। ये आप देख रहे होंगे बहुत महान व्यक्ति हैं जिन्होंने मृदा को क्षरित होने से, मृदा को खराब होने से इन्होंने बचाने के लिए इन्होंने बहुत बड़े स्तर पर काम किया था। ये कोई और नहीं है, अंडर द लीडरशिप ऑफ किंग ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड के राजा हैं, और इन्होंने फ्रेमवर्क बनाया था, ठीक है, ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप एएफओ के साथ सपोर्ट करके, कि जो सॉइल है उसका जो क्षरण है वो कम से कम हो। इसलिए इन्हीं के बर्थडे पर, इनका जन्मदिन है 5 दिसंबर को, और इनका नाम है, देखिए इनका नाम लिखा है किंग भूमबोल अदुलयादेश। ये एक प्रकार एक राजा थे, कहाँ के, थाईलैंड के थे, और इनके नाम पर मृदा दिवस, इनका जो बर्थ एनिवर्सरी है वो मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपके सामने है, आप लोग देख लीजिए। अगला देखिए, उसके बाद ये जो है यूएन असेंबली है, यूएन असेंबली, इसमें देखिए बात है कि ये जो प्रपोजल है सबसे पहले दिसंबर 2013 में ये डिसाइड किया गया, दिसंबर 2013 में ये डिसाइड किया गया जनरल असेंबली के द्वारा कि प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को क्यों, क्योंकि जो भूमिबोल थे थाईलैंड के राजा, उनका बर्थडे था, जन्मदिन था, इसलिए उन्होंने बहुत व्यापक स्तर पर काम किया था मृदा को क्षरित होने से बचाने के लिए, डिग्रेड होने से बचाने के लिए। इसलिए तो 5 उन्होंने, ये जो यूएन जनरल असेंबली है, उन्होंने दिसंबर 2013 में डिसाइड किया कि प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को सॉइल डे के रूप में मनाया जाएगा, और पहली बार जो है मृदा दिवस 2014 में 5 दिसंबर को मनाया गया। डिसीजन इसका लिया गया 2013 में, और फर्स्ट टाइम जो है 2014 से ये 5 दिसंबर के रूप में मनाया जाता है। ये असेंबली आपके सामने है। उसके बाद देखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्या है, मृदा दिवस मनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे बड़ी आप समस्या आज का है कि सॉइल पोल्यूशन, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। सॉइल पोल्यूशन के साथ साथ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सब बहुत बड़ी समस्या है। आप लोग जानते होंगे टेक्नोलॉजी आने की वजह से देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मोबाइल फोन कंपनियां हैं जो कि विभिन्न प्रकार के इनर्ट मटेरियल प्रोड्यूस करती हैं, और उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारे मृदा में ही जाता है, और विभिन्न प्रकार के कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स बनाते हैं, जिसके कारण हमारे जो शरीर है, अंग है, हृदय है, किडनी है, लीवर है, समटाइम्स ब्रेन को ये जो एलिमेंट्स होते हैं प्रभावित करते हैं। तो ये सॉइल का जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कम किया जाए। कम करने का मतलब ये है कि जहाँ तक आपको लगे कि हाँ हम ये काम करेंगे तो सॉइल का पोल्यूशन कम होगा, सब अपने अपने स्तर पे ये काम कर सकते हैं। देखिए, जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक समाज नहीं सुधरने वाला है। ये हम लोगों को सोच लेना चाहिए कि सुधार जो है हमसे ही प्रारंभ हो। ठीक है, ये चीज है। तो सॉइल पोल्यूशन को कम करने के लिए पहला ऑब्जेक्टिव था इसका। दूसरा है, उसके बाद देखिए सॉइल पोल्यूशन का यहाँ पे इफेक्ट हमने आपको बताया कि क्या इफेक्ट है। काजेस कैंसर इंक्लूडिंग ल्यूकोमिया, कैंसर हो जाता है। ल्यूकीमिया, आप लोग जानते हो ल्यूकेमिया एक प्रकार की बीमारी है। उसके बाद ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर होता है एक प्रकार से, जिसमें जो है WBC ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लगता है। मरकरी है जिसकी वजह से किडनी डैमेज हो जाती है। हमने वही सारी चीज़ें आपको बताई कि अगर सॉइल पोल्यूट होगा तो, क्योंकि सॉइल क्या है, अभी हमने पढ़ा है कि जो मृदा है वो पानी को फिल्टर करने का काम करता है। अब जब वो मृदा ही जो फिल्टर करने वाला है वो खुद दूषित है तो फिल्टर कैसे करेगा, आप सोचिए। तो इसलिए दूषित होने से बचाना है। ये सारी चीजें हैं, आप लोग आप आराम से पढ़िएगा। आगे देखिए, एक कोटेशन हमने और दिया है विश्व मृदा दिवस के आधार पर। मिट्टी में जीवन है अपना, प्रदूषित होने से बचाना है सपना। सपना ही नहीं है, अब हमको पूरी तरह से बचाना है, पोल्यूशन नहीं होने देना है। ये कोटेशन अगला है कि ये मिट्टी अपना जीवन है, इसको प्रदूषित होने से बचाना है। अगला है इरोजन, जो कि हमारी सबसे बड़ी समस्या है। आपको मालूम है भारत में और विश्व में भी
भारत में जितना डिग्रेडेड लैंड है, डिग्रेडेड लैंड जितनी है, उन सबका 90% लैंड इस किसके अंतर्गत आती हैं? इरोजन के अंतर्गत आती हैं। तो एक और मेन उद्देश्य है सॉइल डे मनाने का कि मृदा क्षरण को कम किया जाए। और मृदा क्षरण को कम करने के लिए हम अपने किसानों को सलाह देना चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने आपको शुरू में बताया था कि मृदा क्षरण कैसे कम किया जाए, मतलब इससे फ़ायदा किसानों को भी होगा। तो मृदा क्षरण कम करने के लिए सबसे सरल तरीका यह है लैंड लेवलिंग। वो अपने फील्ड का समतलीकरण करें और अपने फील्ड के चारों तरफ बरसात के पहले ऊंची मेड़ बनाए, जिससे खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, और जिले का पानी जिले में, और राज्य का पानी राज्य में रहेगा। तो मतलब अगर आपके खेत का पानी, क्योंकि पानी के साथ ही मिट्टी बहती है, बहुत क्लोज संबंध होता है मिट्टी का पानी से। पानी जो है, पानी में फोर्स होते हैं, काइनेटिक फोर्स होते हैं, जो कि मिट्टी के कणों को डिटैच करते हैं और उसके बाद वो अपने साथ बहा के ले जाते हैं। तो एक तो अगर आपका लैंड स्लोप नहीं होगा तो जो रन ऑफ की स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी, जिसके कारण मिट्टी तो कटेगा, कटने का जो मिट्टी के डिटैचमेंट होता है वो भी प्रोसेस बढ़ जाएगी, जिसके कारण नुकसान होगा। तो लैंड लेवलिंग अगर पॉसिबल हो तो कर लीजिए। दूसरा, ऑर्गेनिक मैटर अगर आपके खेत में सफिशिएंट अमाउंट में है, कवरिंग कर रहे हैं, तो इससे भी बचा जा सकता है। ये है किसी तरह से हमको सॉइल इरोजन को बचाना है। अगला है सॉइल इरोजन के स्टेप कौन कौन से, या फिर यहाँ पे आपके हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्वेश्चन आ गया है। 4 स्टेप होता है सॉइल इरोजन का, मतलब सॉइल इरोजन मुख्य रूप से रेनफॉल काज करता है, लेकिन पहला जो स्टेप होता है सॉइल इरोजन का वो डिटैचमेंट होता है, जैसा कि हमने आपको बताया। उसके बाद डिटैचमेंट होने के बाद जो पानी होता है, पानी अपने साथ पार्टिकल को कहीं ले जाता है, जिसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। जहाँ पे भी वो रहेगा, जिस दिशा में ढलान होगी उस दिशा में ले जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन के बाद उसका जो है डिपोजिशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिपोजिशन होता है, और ट्रांसपोर्टेशन के बाद ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब हो गया कि जो खंड टूटा है, जो सेगमेंट्स हैं, जो अवसाद हैं, जो मिट्टी से अलग हुए हैं, वो उस स्थान से एक चले जाकर कहीं जाके दूसरे स्थान पर इकट्ठा हो गए, और वहाँ पे जमा होना क्या कहलाता है? डिपोजिशन कहलाता है। तो ये प्रोसेस है। तो कम से कम देखिए, अगर हमारा सॉइल स्लोप होता तो ये काम नहीं होता, लेकिन ढाल होने की वजह, स्लोप अगर समतल होता तो ये काम नहीं होता, सॉरी हमने स्लोप बोल दिया। ढाल होने की वजह से ये जो है डिटैचमेंट तो चलो होता है, डिटैचमेंट क्योंकि सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं, जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, जब सॉइल पे पड़ेंगे तो जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो डिटैच हो जाएंगे। लेकिन डिटैच होने के बाद वो पार्टिकल आपके खेत में बने रहें, इसके लिए आपके खेत का समतलीकरण बहुत जरूरी है। ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया कि ये जो मुख्य एम है सॉइल डे मनाने का, वो है कि रिड्यूस लॉस ऑफ सॉइल बायोडाइवर्सिटी, जो कि सबसे बड़ी समस्या है। आपको मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ, या जो हम खेत में FYM डालते हैं, कंपोस्ट डालते हैं, विभिन्न प्रकार की खलियाँ डालते हैं, इसके अलावा जो हम फर्टिलाइजर डालते हैं, आपको मैं बताऊं साफ साफ कि ये पौधे जो है उनको नहीं अपटेक करते, उनको मतलब यूज नहीं करते हैं। उनका दूसरा रूप होता है जिसको हम लोग अवेलेबल फॉर्म कहते हैं, उसे यूज करते हैं। और अवेलेबल फॉर्म में लाने के लिए जो सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोफ्लोरा है, फाउना है, मतलब ये समझिए कि सॉइल में जो सूक्ष्म जीव हैं वो उनको FYM से पौधों को अपटेक करने के लिए वो फार्म में कन्वर्ट करते हैं, तभी पौधा अपटेक कर पाता। जैसे हमारे पास हमें भूख लगी हो और हमारे पास एक बैग जो है धान रखा हुआ हो, या एक बैग गेहूं रखा हुआ हो, तो हम उसको नहीं खाएंगे, लेकिन रोटी खाएंगे। तो वो अवेलेबल फॉर्म में होगा तभी खाएंगे। ऐसे पौधे भी होते हैं। पौधों को जब तक न्यूट्रिएंट अवेलेबल फॉर्म में नहीं आएगा तब तक वो अपटेक नहीं कर पाएंगे। और अवेलेबल फॉर्म में लाने के लिए कौन काम करता है? जो सॉइल में उपस्थित हमारे माइक्रोब्स हैं, जो जैव विविधता है सॉइल की, उसके द्वारा ऐसा होता है। तो इसलिए सॉइल की विविधता को, जैव विविधता को मेंटेन रखना है। मेंटेन रखने के लिए सॉइल की फिजिकल जो दशा है, और केमिकल दशा है, और बायोलॉजिकल दशा है, मतलब सॉइल का जो इकोसिस्टम है। भाई देखिए, अर्थवर्म आपके खेत में तभी होगा जब अर्थवर्म के लिए आपके खेत में फूड मटेरियल होगा, मतलब ऑर्गेनिक मैटर, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे जीवाणु भी तभी होंगे जब उसको खाने के लिए
उसका हैबिटेट होगा तभी ऐसा हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए जो हमारे पिछले दशक में जो सॉइल की बायोडाइवर्सिटी है बहुत तेज़ी से लॉस हो रही है। कारण हम लोग क्या करते हैं, अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, कहते हैं इतना खाद डालते हैं, ये डालते हैं, वो डालते हैं, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं किसानों से सुनने के लिए मिलता है। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि सॉइल का इकोसिस्टम हम मेंटेन रखें। ठीक है, तो इकोसिस्टम मेंटेन करके चलना है। अगला हमने आपको एक कोटेशन और दिया है, मिट्टी हमारी धरती है, हमारी ज़रूरतें भरती है। ये बहुत अच्छा अभी तक का सबसे अच्छा कोटेशन रहा। अगर जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, आप देखिए कपड़ा हमने पहना है तो ये भी मिट्टी की ही देन है। हम लोग जो रोटी खाते हैं वो भी मिट्टी का ही देन है। इसलिए हमको मृदा को बचाना है और इसी को मृदा को बचाने के लिए ही यूएनओ में एक संस्था है FAO के द्वारा प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिससे किसानों को, छात्रों को और हमारे टीचरों को जागरूकता पैदा हो कि हमको मिट्टी को कैसे बचाना है। अब मेरा आज का जो लेक्चर है ये समाप्त होता है। हम आपको जाते जाते एक चीज़ और बताते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर शेयर करिएगा। एक चीज़ और, मैं एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के संस्था से आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये जो संस्था है हमारे छात्रों के लिए काम करने जा रही है। जो MSc AG एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है यूनिवर्सिटियों द्वारा, जो हमारी यूनिवर्सिटियां हैं वो MSc AG एंट्रेंस का एग्ज़ाम करवाती हैं CUET के माध्यम से, यूपी कैटेट के माध्यम से, ICR के माध्यम से। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसका एक बैच, एक वर्षीय बैच जो है वो हमारा रनिंग है, वो चल रहा है। एक वर्षीय बैच चल रहा है। क्रैश कोर्स के रूप में हम दूसरा बैच लेके आपके सामने आ रहे हैं। ये जो दूसरा बैच होगा इसकी ऑफलाइन और ऑनलाइन भी सुविधा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से सुविधा है। ऑनलाइन जो फीस है, ऑनलाइन फीस लगभग 4,000 रुपये है, ऑफलाइन की 10,000 रुपये है। 10,000 रुपये है। बात यह है, ये जो हम लोग शिक्षा लेने में इन्वेस्ट करते हैं उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। तो अगर कोई बच्चा MSc की तैयारी करना चाहता है, एक बार अपना करियर बनाने के लिए हमें ज़रूर अपना अवसर दे। आप लोग अगर 2-2.5-3 महीना पढ़ने से आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, क्योंकि वहाँ का माहौल मिल जाएगा आपको और आप आगे के लिए भी सोचेंगे। इसलिए आप लोग एक बार अपना जरूर करियर बनाने के लिए हमें अपना बहुमूल्य समय दें। आइए हमारे यहाँ एक बार मिलिए, कुछ दिन तक पढ़ाई करिए, उसके बाद फिर फीस जमा करिए। लेकिन यह है कि आइए ज़रूर, ठीक है। जो भी तैयारी करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि हमें मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तब हम लोग फिर मिलते हैं किसी न किसी सेशन में। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, शुभ रात्रि।